रिग्रेट, बहुत सारा रिग्रेट। हमने हमेशा हमारे घरों में पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को ये डिस्कस करते सुना होगा कि वो जमीन ना 20 साल पहले 5 लाख की मिल रही थी, तब कैसे भी करके अगर ले लिए होते तो आज वो 50 लाख की है, मिस हो गई। हमारे पेरेंट्स सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, 20 साल 25 साल 30 साल नौकरी करते हैं, तब जाके कभी कभी बड़ी मुश्किल से जिंदगी में एक जमीन या एक घर ले पाते हैं। और जब तक वो उसको लेते नहीं है ना, तो 20-25 साल खुद को ब्लेम करते हैं, कभी डबल शिफ्ट करते हैं, कभी बीमार होने पे भी सैलरी कट जाएगी के डर से ऑफिस जाते हैं, हर जगह पैसा बचाते हैं, कभी पैदल धूप में चलते हैं ऑटो या बस ना लेके कि उसके भी पैसे बच जाएं, तो आज से और 5 साल बाद हम अपने बच्चों के लिए उनको खुद का घर उनको दे के जा पाएंगे। जिंदगी भर वो सैक्रिफाइसेस करते हैं कि वो हमारे लिए एक घर खरीद सकें। आपको पता है, वो जो खुद को ब्लेम करते हैं ना, बिल्कुल गलत है, उनकी गलती ही नहीं है। वो घर अगर नहीं खरीद पाते या नहीं खरीद पा रहे हैं, उनकी बिल्कुल गलती नहीं है। पता है किस चीज़ की गलती है? आपको बहुत गुस्सा आने वाला है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है जब से मैंने ये जाना है। गलती है करप्ट लोगों की, और करप्ट कौन होता है ज़्यादातर हम सबको पता है। तो उन करप्ट लोगों के कारण हमारे घर वाले घर नहीं खरीद पाते। आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाला हूं कि कैसे करप्शन के कारण आपके घर वाले घर नहीं खरीद पाते, आपको ये भी पता चलेगा कैसे करप्शन के कारण इंडिया में रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और अनअफोर्डेबल होते जा रहे हैं। दिस इज प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। अब जो आज हम एक सैंपल घर लेते हैं, ग्राफिक्स वाले सर जी थोड़ा अच्छा सा सैंपल लगाना, तो ये मान लेते हैं कि ये घर है 1 करोड़ रुपए का, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो पाए। तो पहले तो ये 20% महंगा हो जाता है क्योंकि इस पे 20% टैक्स लग जाता है। अब इससे करप्शन कैसे रिलेटेड मैं बताऊंगा, लेकिन 20% टैक्स लग जाता है, 7-8% स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्री, और अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, अलग अलग कैटेगरी है जीएसटी की, लेकिन अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन घर है जिसका आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, बिल्डर अभी उसको बना रहा है, तो जीएसटी लगता है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन वो दाम में इंक्लूड हो जाता है, दाम बढ़ जाता है उसके बाद। तो अगर वो नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट का घर है, नॉर्मल कैटेगरी का घर है और वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उस पर 12% जीएसटी लगता है और 7-8% स्टैंप ड्यूटी, यानी 20% तो टैक्स लग गया। 1 करोड़ का घर 1 करोड़ 20 लाख का तो टैक्सेस के कारण हो गया। अब हाई टैक्सेस ब्रीड हाई करप्शन, क्योंकि ज्यादा लोगों को वो टैक्स बचाना है तो ज्यादा ब्लैक मनी से वो घर खरीदने की कोशिश करेंगे। तो मैंने टैक्सेस की बात इसलिए की कि क्योंकि टैक्स इतना बड़ा है, इसलिए करप्शन वालों को एनकरेजमेंट मिलता है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे वो करप्शन करके टैक्स तो बचाते ही हैं, प्रॉपर्टी को महंगा भी कर देते हैं। अब हम जानते हैं एक आम आदमी, वो झाड़ू वाला नहीं, सच वाला आम आदमी, एक आम आदमी और एक करप्ट आदमी घर कैसे खरीदता है। तो जो आम आदमी है वो इस 1 करोड़ के घर को, उसको 1.2 का पड़ेगा टैक्सेस वगैरह के साथ, तो वो कुछ पैसा डाउन पेमेंट करेगा, 25-30 लाख 35 लाख, और बाकी लंबी अवधि का 15-20 साल का होम लोन लेगा और बड़ी मुश्किल से उस घर को खरीद पाएगा। वर्सेस अब एक करप्ट आदमी के पास जाते हैं, मान लो उसकी साल की इनकम है 10 करोड़, तो अब इस पे इनकम टैक्स अगर वो दिखाए कि मेरा सच में इतना प्रॉफिट हुआ है, तो सरचार्ज वगैरह लगता है, वो सब मिला के उसे 40% से भी ज्यादा टैक्स पे दे देना है। यानी 10 करोड़ अगर उसने कमाए तो 4 करोड़ तो उसको टैक्स दे देना है। लेकिन वो क्या करेगा, वो 10 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएगा ही नहीं, वो दिखाएगा कि मेरे को बहुत सारे एक्सपेंसेस हो गए, ये मशीन रिपेयर कराने में, सैलरी बढ़ा बढ़ा के दिखाओ, और ये सब फर्जी बिल काटेगा। किसी को दिखाया कि मैंने उसको 2 करोड़ दिए, बैंक से ट्रांसफर किया और बदले में कैश ले लिया, और वो ये 4 करोड़ टैक्स बचाने के लिए 10 करोड़ प्रॉफिट जो है उसको जीरो दिखा देगा, एक्सपेंसेस दिखा के कैश में पैसा ले लेगा और 10 करोड़ का वो ब्लैक मनी जनरेट कर लेगा। अब उस 10 करोड़ पे उसने 4 करोड़ रुपए जो उसको टैक्स देना होता अगर वो वाइट मनी रखता, वो बचा लिया, तो उसके 4 करोड़ रुपए ना फ्री हो गए। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया कि अब उसके पास 10 करोड़ का ब्लैक मनी आ गया,
और ब्लैक मनी को हर जगह यूज नहीं कर सकते, उससे शेयर नहीं खरीद सकते, उससे बैंक ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसे बैंकिंग सिस्टम में डाल ही नहीं सकते। तो वो क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी की तरफ जाएगा। उस 10 करोड़ रुपए को वो प्रॉपर्टी मार्केट में यूज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 10 करोड़ रुपए कैश घर में रखना सेफ नहीं है, बैंक लॉकर में रखना सेफ नहीं है, कहीं भी रखना सेफ नहीं है। तो वो कोशिश करेगा कि इसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके उसको वाइट में कन्वर्ट कैसे किया जा सके। ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो 10 करोड़ रुपए अब लगेंगे तो रियल एस्टेट मार्केट में। अब मान लो कोई बिल्डर था जिसने 1-1 करोड़ के 15 घर बनाए, 15 करोड़ का उसका प्रोजेक्ट था, 15 घर थे। अब जो एक आम आदमी है ऑनेस्ट वाला, वो उसमें से एक घर खरीदना चाहता था, वो डाउन पेमेंट के पैसे जुगाड़ ही रहा था, डील वील करने को रेडी हो रहा था। तभी इस करप्ट आदमी के पास ये 10 करोड़ ब्लैक मनी आ गया और उसको पता चला कि अच्छा वहां 15 घर मिल रहे हैं और 1-1 करोड़ का एक घर है, उसके पास 10 करोड़ रुपए ब्लैक मनी है। वो बोलेगा ठीक है, इसको ना मैं यहां इन्वेस्ट कर देता हूं, और वो उस बिल्डर के पास जाएगा और बोलेगा मुझे इसमें से 8 घर चाहिए। अब जैसे ही बिल्डर को यह पता चला कि ये 8 घर बिकने वाले हैं, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले अपने बाकी बचे हुए 7 घरों के दाम बढ़ा देगा, क्योंकि आधा प्रोजेक्ट तो उसका बिक गया, अब उसको पड़ी नहीं है, उसका इन्वेस्टमेंट निकल गया। अब वो बाकी 7 घर ना अपने दाम पे बेचेगा। तो जो उसने प्राइस 1 करोड़ डिसाइड किया था ना, उसको लगा यार ये 1 करोड़ तो मैंने सस्ता बेच दिया। जैसे ही मैंने 1 करोड़ रखा, 8 घर तुरंत बिक गए। अब मैं बाकी ना 1 करोड़ नहीं 1.25 करोड़ में बेचूंगा, 1.25 लाख, 25 लाख दाम बढ़ गया। तब तक आपके पेरेंट्स ने डाउन पेमेंट जुगाड़ कर ली थी, बड़ी उम्मीदों से गए कि ये रहे 25-30 लाख रुपए, अब 1 करोड़ में घर हमको बेच दो। और बिल्डर बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो तो पिछले हफ्ते का दाम था, इस हफ्ते का दाम है 1 करोड़ 25 लाख। और आपके पेरेंट्स फिर से घर खरीदते खरीदते अचानक से दाम बढ़ गया और वो नहीं खरीद पाए। अब इसमें सवाल ये आएगा कि ऐसे कैसे वो करप्ट आदमी इतने घर खरीद लेगा एक साथ। वो इसलिए खरीद लेगा कि उसको ना उस घर में 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, क्लोज टू। जो आपके पेरेंट्स को वो घर 1.2 करोड़ का पड़ रहा है ना, जानते हैं वो उस करप्ट आदमी को कितने का पड़ रहा है? तो वो करप्ट आदमी जाएगा और बोलेगा कि मेरे पास ना बहुत सारा ब्लैक मनी है, मेरे को डील कैश में करनी है। अब बिल्डर बोलेगा ठीक है, आप 30% वाइट दे दो, क्योंकि सर्कल रेट ऐसा है कि उतना तो वाइट दिखाना ही पड़ेगा, रजिस्ट्री उस कॉस्ट पे होगी, तो आप 30 लाख वाइट पे दे दो। अब जैसे ही 30 लाख वाइट पे उसने दिए, तो अब जो रजिस्ट्री चार्जेस हैं और जो जीएसटी है 20%, वो 1 करोड़ पे नहीं लगेगा, वो 30 लाख पे लगेगा। 30 लाख पे कितना लगेगा? 6 लाख। अगर 1 करोड़ पूरा वाइट होता और एग्रीमेंट 1 करोड़ पे होता तो 20 लाख सरकार को टैक्स मिलता, अब मिल रहा है 6 लाख, तो 14 लाख रुपए तो अभी उसको वो घर सस्ता पड़ गया। एक 20 जो आपकी फैमिली को पड़ रहा है वो उसे 1 करोड़ 4 लाख का ही पड़ा, 16 लाख का डिस्काउंट तो अभी हो गया। इसके अलावा याद रखना उसने 40% टैक्स बचाया था, 4 करोड़ रुपए उसने टैक्स बचाए थे। तो वो उसके दिमाग में क्या सोच रहा है, थोड़ा घर महंगा भी है ना तो ले लो, मैंने तो 40% बचाए हुए हैं, तो मैं ये मान लेता हूं कि वो 40% जो मैं सरकार को देता वो भी मुझे यहां डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि वो पैसा तो या तो सरकार के पास जाता, यहां बिल्डर के पास जा रहा है, इसके बदले मेरे पास कुछ आ भी तो रहा है। तो अब सोचो, अगर बिल्डर ना उसके पास 10 करोड़ नहीं होते, वो 40% टैक्स दे देता, तो उसके पास 6 ही करोड़ होते, तो वो 8 घर खरीदने की सोचता भी नहीं, वो शायद 4 या 5 ही घर खरीदता, और बिल्डर फिर 25 लाख रुपए दाम नहीं बढ़ाता, शायद 5 या 10 लाख रुपए ही दाम बढ़ाता। लेकिन अब इसको ऐसा सोचो, 1 करोड़ का जब वो घर ले रहा है ना, उस पे उसने 40% टैक्स बचाया था। 10 करोड़ पे 4 करोड़, तो 1 करोड़ पे 40 लाख उसने टैक्स बचाया था। यानी 1 करोड़ का घर उसे 60 लाख का तो पहले ही पड़ रहा था, 40 लाख तो वैसे ही ऐसा पैसा है जो सरकार को जाना था। उसके बाद उसने 14 लाख रुपए जीएसटी पे भी बचा लिए, तो 40 लाख इनकम टैक्स पे बचा लिए, 14 लाख जीएसटी पे बचा लिए, 54 लाख उसने बचा लिए। 1 करोड़ 20 लाख का घर आफ्टर टैक्सेस उसे सिर्फ 66 लाख का पड़ा। तो आपकी फैमिली को वो घर डबल प्राइस का पड़ रहा है, करप्ट आदमी को वो घर हाफ प्राइस का मिल रहा है। वो कैसे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो तो आंख बंद करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता रहेगा, क्योंकि उसको सीधा सीधा 50% डिस्काउंट मिल रहा है आपके मुकाबले। और वो जितना ज्यादा खरीदेगा उतना ज्यादा मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई घटेगी और रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको हमेशा 50% डिस्काउंट मिल रहा है। आपको फर्क पड़ता है, आपके अफोर्डेबिलिटी से वो बाहर होता जा रहा है, वो तो बढ़िया किसी भी दाम पे ब्लैक मनी से खरीदता जा रहा है। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि ऐसे कैसे होगा? मिनिमम सर्कल रेट डिसाइड होता है, सर्कल रेट पे तो एग्रीमेंट होगा ही। तो सर्कल रेट यानी सरकार बोलती है इस एरिया में अगर आप जमीन खरीद रहे हो ना, तो हमको पता है यहां का रेट 2000 रुपए स्क्वायर फीट है, इससे कम में कोई बिल्डर बेच नहीं सकता।
वो भी कोई इशू नहीं है। ये बिल्डर क्या करते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं जिसमें एमिनिटी के चार्जेस जोड़ दो, मेंटेनेंस के चार्जेस जोड़ दो, स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस के चार्जेस जोड़ दो और बोलो कि हम 2000 में नहीं बेचेंगे, हमारा तो 5 स्टार प्रोजेक्ट है, हम तो 6000 रुपए स्क्वायर फीट में बेचेंगे, सर्कल रेट से ट्रिपल। तो जब वो सर्कल रेट से ट्रिपल प्राइस रखते हैं ना दिखाने का, 6000 रुपए स्क्वायर फीट, तो वो जब चाहें उसको गिरा भी सकते हैं। यानी अगर 6000 रुपए स्क्वायर फीट से वो घर है 1 करोड़ का और सर्कल रेट है 2000 स्क्वायर फीट, यानी वो उसको 66% गिरा सकते हैं, 2/3 प्राइस वो गिरा सकते हैं और उस घर को वो लीगली 33 लाख में बेचेंगे कि दिखाएंगे 33 लाख 2000 रुपए स्क्वायर फीट सर्कल रेट पे हमने बेचा, लेकिन असली में बिका 1 करोड़ का और बाकी जो 66 लाख रुपीज है वो उससे कैश ले लेंगे। तो वो करप्ट आदमी भी खुश, उसके 10 करोड़ रुपए में से 6-7 करोड़ रुपए बढ़िया एडजस्ट हो गए। तो जो ये करप्ट लोग हैं ना, हर कस्बे में, हर शहर में, हर प्रोजेक्ट में ज्यादातर यूनिट्स, ज्यादातर रियल एस्टेट जो है उस पर कब्जा करके बैठ जाते हैं ब्लैक मनी से, और आप और हम उसे खरीद नहीं पाते। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं मुझे नहीं पता, ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मुझे ये पता है कि एक बार जब मैंने वो एडटेक पे वीडियो बनाया था, 2-3 और लोगों ने एडटेक पे वीडियो बनाया था, सबके वीडियो खूब वायरल हुए थे, तो पार्लियामेंट में डिस्कशन हो गया था। ये पावर तो है सोशल मीडिया का। अगर हमें चाहिए कि रियल एस्टेट भी अफोर्डेबल होना चाहिए, इसमें से ब्लैक मनी निकलना चाहिए, हम जैसे लोगों को खरीदने के लायक होना चाहिए और इसमें से ये जो आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड प्राइसेस है ये खत्म होने चाहिए, मुझे नहीं पता हम क्या कर सकते हैं। शायद अगर आप इस वीडियो को शेयर करें, ये ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोगों के व्हाट्सएप तक, ट्विटर तक, फेसबुक तक, इंस्टाग्राम तक, घरों तक पहुंचे, इसमें इतना डिस्कशन हो कि हम और आप मिलके एक रेवोल्यूशन खड़ा कर सकें और इस पे कोई लॉ आ सके। शायद कम चांस है, बहुत कम चांस है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो क्या आप ट्राई कर सकते हो, क्या आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो? कोशिश करते हैं ना कि रियल एस्टेट से इस देश पे करप्शन हटाने के लिए कोई कानून आ सके। क्या आप मेरे साथ ये कोशिश करोगे? तो प्लीज इस वीडियो को जहां हो सके वहां शेयर करिए। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।